नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए मतदान के, तेलंगाना में केसीआर पर खड़गे और राहुल के वार की, मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस की, अडानी को लेकर बड़े खुलासे की। इसके साथ ही जानेंगे क्या है ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट का रुख, और बुलेटिन के आखिर में बात अजीत पवार के बागी तेवरों की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में मतभेद आए सामने। जालना के अंबड़ में हुई ओबीसी रैली में मंत्री छगन भुजबल ने अपनी सरकार को दी चेतावनी। कहा, अगर मराठों के लिए ओबीसी आरक्षण में हुई छेड़छाड़ तो 60% का नहीं मिलेगा वोट। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी पप्पू कुरैशी कांग्रेस में हुए शामिल। बिहार में लैंड फॉर जॉब स्कैम में अब रेलवे के 50 कर्मचारियों से भी होगी पूछताछ। 21 और 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूर्व सीएम लालू यादव ने दी थी नौकरी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 187 अंकों की गिरावट के साथ 65,737 पर हुआ बंद। निफ्टी 33 अंकों की गिरावट के साथ 19,731 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए 2,533 उम्मीदवारों की, और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों पर 958 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। तो दोनों राज्यों में कितने फीसदी हुआ मतदान, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सभी 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर आज वोटिंग का काम पूरा हो गया। छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण मतदान हुआ तो मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान करवाए गए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हंगामा चंबल रीजन में मचा। यहां नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव क्षेत्र दिमनी में सुबह से ही दो गुट आपस में भिड़ गए। दिन भर दिमनी से टकराव की खबरें आती रहीं, लेकिन इसके बावजूद यहां मतदाताओं ने जमकर वोटिंग भी की। यहां करीब 67% वोटिंग हुई है। मुरैना के जौरा में भी कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में टकराव की खबरें आती रहीं। सुमावली सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी उम्मीदवार को सुबह ही नजरबंद कर लिया गया था, तो भिंड जिले की भिंड, लाहार और मेहगांव में कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी उम्मीदवार दिन भर नजरबंद रहे। अटेर सीट पर 3 स्थानों पर गोलियां चलने की खबर आई, तो इसी जिले की मेहगांव सीट पर भीड़ ने बीजेपी उम्मीदवार राकेश शुक्ला को घेर लिया। शुक्ला के सुरक्षा कर्मियों को उन्हें बचाने के लिए गोलियां चलानी पड़ी। छतरपुर की राजनगर विधानसभा में भी जमकर हंगामा मचा रहा। यहां कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा की जान लेने की कोशिश की गई। इस घटना में उनके ड्राइवर की जान चली गई। नाती राजा ने बीजेपी उम्मीदवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। इस मामले में बीजेपी उम्मीदवार पर जान लेने का मामला दर्ज कर लिया गया है। इंदौर की विधानसभा 4 में मतदान के दौरान कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों के बीच झड़प हुई। उधर महू सीट पर वोटिंग के दौरान भी तलवारबाजी की घटना के बाद 2 लोगों के घायल होने की खबर आई है। इसके अलावा भी दिन भर कई स्थानों पर टकराव की खबरें आती रहीं, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई और मतदाताओं ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिए। जहां मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक 75% वोटिंग हुई है, तो छत्तीसगढ़ में 70% मतदान हुआ है। अंतिम आंकड़ों में बदलाव होना तय माना जा रहा है, क्योंकि कई स्थानों से वोटिंग के फाइनल आंकड़े सामने नहीं आए हैं। ऐसे में मतदान में 2 से 3% की बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग आगर मालवा और नीमच में 84% हुई है, जबकि सबसे कम भिंड में और भोपाल में 60% रही। बुधनी सीट पर 73% और छिंदवाड़ा में 77% वोट पड़े हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई है। यहां 70% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग करीब बालोद में 80%, तो सबसे कम रायपुर में 60% वोट डाले गए हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में हुए मतदान के बाद अब इंतजार नतीजों का है। इधर इन दोनों ही राज्यों में वोटिंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ तेलंगाना और राजस्थान में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा था। आज राहुल गांधी ने तेलंगाना में 3 रैलियां की थी, तो पार्टी ने राज्य के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। जबकि राजस्थान में आज कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी, तो बीजेपी के लिए गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हैदराबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश की जनता से कई वादे किए, जिसमें तेलंगाना की जनता से कांग्रेस के वादे हैं: महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को फ्री बस सेवा, किसानों को हर साल 15,000 रुपए, खेतीहर मजदूरों को 12,000 रुपए, धान पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस,
200 यूनिट बिजली फ्री, घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता, तेलंगाना आंदोलन के सेनानियों को 250 वर्ग गज जमीन, वरिष्ठ नागरिकों को 4,000 रुपए पेंशन, 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, छात्रों को पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए की मदद, तेलंगाना इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल बनाए जाएंगे। एक और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तो राहुल गांधी राज्य में अलग अलग जगह 3 रैलियां कर राज्य की बीआरएस सरकार को घेर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि सीएम केसीआर जिस स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, जिस सड़क पर आप चलते हैं, उसे कांग्रेस ने बनवाया है। जिस हैदराबाद से बीआरएस सरकार ने 10 साल तक चोरी की है, उस हैदराबाद को कांग्रेस ने दुनिया का आईटी कैपिटल बनाया था। राहुल ने कहा कि AIMIM, बीआरएस और बीजेपी एक है, इसलिए चुनाव बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है, जहां कांग्रेस बीआरएस को हराने जा रही है। राहुल गांधी बीआरएस को घेर रहे थे तो प्रियंका गांधी आज राजस्थान में थी, जहां उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि केंद्र की मोदी और राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, वो सरकारें बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। मोदी सरकार ने देश के PSUs को कमजोर करते हुए अपने दोस्तों को सौंप दिया। पहले लोगों को आसानी से अच्छी नौकरी मिलती थी, लेकिन अब सब भटक रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देकर गाँव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करती आई है। अभी 2 राज्यों में लड़ाई बाकी है, लेकिन चुनाव में बयानबाजी का गिरता स्तर चिंता में डाल रहा है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के अंतिम समय पर जो बयान दिया, वो अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। मांग हो रही है कि पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर रोक लगे। शिकायत कांग्रेस ने की है, तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने 17 नवंबर को पीएम मोदी के राजस्थान के बाड़मेर में बायतू में दिए भाषण को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि पीएम मोदी ने नफरत फैलाने के मकसद से ये भाषण दिया था और निर्वाचन आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। पीएम मोदी ने जनता से वोट मांगते हुए कहा था कि कमल का बटन ऐसे दबाना जैसे कांग्रेस को हमेशा के लिए झटका दिया जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बाड़मेर में दिए गए पीएम के भाषण का हवाला दिया और कहा कि राज्य के लोग निश्चित रूप से पीएम के ऐसे अहंकार का जवाब देंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस नेताओं के प्रति घृणा का सहज अंदाजा उनके इस बयान से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा कोई व्यक्ति वोट के जरिए इस तरह की बात कैसे कर सकता है? प्रधानमंत्री लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ये हेट स्पीच का उदाहरण है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए गंभीर है तो उन्हें इसका फौरन संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पीएम मोदी की इस बौखलाहट का जवाब जनता चुनाव में जरूर देगी। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। बता दें कि सत्ता पर काबिज कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार दोहराने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी कांग्रेस को राज्य से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन अब पीएम मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर है। मुश्किल में पीएम मोदी ही नहीं हैं, बल्कि उनके करीबी माने जाने वाले गौतम अडानी भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र की एजेंसियों का रुख अब उनको लेकर बदलता दिखाई दे रहा है। अब वो अडानी के खिलाफ नए सिरे से जांच कराने की तैयारी में है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो क्यों अडानी पर बदल रहा है जांच एजेंसियों का रुख, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अडानी ग्रुप से जुड़े कोल इंपोर्ट मामले में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने दोबारा जांच शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी है। DRI ने कहा है कि उसे सिंगापुर से इस मामले से जुड़े सबूत इकट्ठा करने की अनुमति दी जाए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इसके बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसी 2016 से सिंगापुर के अधिकारियों से अडानी ग्रुप के लेन देन से संबंधित डॉक्यूमेंट प्राप्त करना चाहती है। DRI का दावा है कि इंडोनेशियाई सप्लायर से इंपोर्ट किए गए कोयलों के कई शिपमेंट का ग्रुप ने सिंगापुर की अडानी ग्लोबल PTI के जरिए ज्यादा कीमत वाले बिल बनवाए। कोर्ट के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि गौतम अडानी की कंपनियां कानूनी प्रोसेस के जरिए सिंगापुर और भारत में इस मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को रिलीज होने से रोकने में कामयाब रही हैं। आपको बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया से कम रेट में कोयले को इंपोर्ट किया और बिल में हेराफेरी करके ज्यादा दाम दिखाए। इसी के चलते ग्रुप ने कोयले से जनरेट होने वाली बिजली को ग्राहकों के पास ज्यादा कीमत में बेची गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया है कि उन्होंने 2019 से 2021 के बीच 32 महीनों में अडानी ग्रुप के जरिए इंडोनेशिया से भारत इंपोर्ट किए गए 30 कोयले शिपमेंट की जांच की।
इन सभी शिपमेंट के इंपोर्ट रिकॉर्ड में एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन की तुलना में कीमतें ज्यादा मिली। इंपोर्ट के दौरान कंबाइंड शिपमेंट की वैल्यू $70 मिलियन से अधिक बढ़ाया गया। वहीं अडानी ग्रुप कोयले की कीमत में हेराफेरी से जुड़े सभी आरोपों को खारिज कर चुका है। ग्रुप ने कहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स की कहानी पुराने और निराधार आरोपों पर बेस्ड है। ये सार्वजनिक रूप से अवेलेबल फैक्ट्स और जानकारियों की रिसाइकलिंग है। अडानी को लेकर अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। नजरें तो ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट पर भी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है, लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मस्जिद परिसर के सर्वे और इसकी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और वक्त की मांग की है। एएसआई की इस मांग पर क्या है कोर्ट का रुख, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने कोर्ट में पेश नहीं की। एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने के लिए 15 दिन का और समय मांगा है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई 93 दिन तक सर्वे किया था। आपको बता दें कि गुरुवार को एएसआई को अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी थी, लेकिन रिपोर्ट ही तैयार नहीं हो पाई। ऐसे में एएसआई की ओर से कोर्ट से रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिनों का और वक्त मांगा गया है, जिस पर जिला जज ने कहा कि कल 18 अक्टूबर को एक्सटेंशन एप्लीकेशन पर सुनवाई करेंगे। ये एप्लीकेशन कोर्ट में एएसआई की स्टैंडिंग काउंसलिंग की ओर से दी गई थी। कोर्ट में जिला जज अजय कृष्ण ने एएसआई की एप्लीकेशन देखी और मौजूद अधिकारी को भी सुना। एएसआई के वकील ने बताया कि रिपोर्ट तैयार हो रही है, लेकिन कुछ तकनीकी बिंदुओं को पूरा करने के लिए अदालत से 15 दिन का और समय की गुहार करते हैं। जानकारी के अनुसार एएसआई ने अपने सर्वे के दौरान 250 से अधिक अवशेषों को सुरक्षित रखा है। पिछली सुनवाई के दौरान जिला जज की कोर्ट ने एएसआई की टीम को 15 दिनों का और समय दिया था। बता दें कि एएसआई ने 21 जुलाई के आदेश के बाद 4 अगस्त से सर्वे का काम शुरू किया था। 2 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान एएसआई की टीम ने कोर्ट को सर्वे पूरा होने की जानकारी दी थी और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिनों का समय मांगा था। ऐसे में कोर्ट ने एएसआई की टीम को आज यानी 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। ज्ञानवापी मामले में एएसआई ही अब सवालों में है। सवालों में तो अब इजराइल भी आ गया है। फिलिस्तीन पर हमला कर इजराइल बुरी तरह से फंस चुका है। वो दुनिया भर में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। इजराइल के दोस्त अब उसका साथ छोड़ने लगे हैं। जो देश जंग में इजराइल के साथ थे वो अब उसके खिलाफ होने लगे हैं। मुश्किल में घिरे इजराइल को सबसे बड़ा झटका अमेरिका ने दिया है, जिससे इजराइल बैकफुट पर आ गया है। इजराइल अपनी ताकत के नशे में चूर है। वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ा रहा है और गजा पर कहर बरपा रहा है, लेकिन अब उसकी रणनीति उस पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। गजा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। पूरी दुनिया चिंता में दिख रही है। इजराइल से लड़ाई रोकने को कहा जा रहा है, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है, जिस कारण से उनके सहयोगी भी अब उसका साथ छोड़ रहे हैं। अब तक इजराइल का हर मोर्चे पर साथ देने वाले अमेरिका ने भी उससे मुंह मोड़ लिया है। संयुक्त राष्ट्र में उसके खिलाफ आए प्रस्ताव का अमेरिका ने विरोध नहीं किया। इजराइल के खिलाफ आने वाले प्रस्ताव के खिलाफ अभी तक अमेरिका वोट देता रहा है, लेकिन अब उसने वोटिंग का बहिष्कार किया है, यानी इजराइल का साथ देने से अमेरिका ने मना कर दिया है। प्रस्ताव के दौरान वोटिंग से रूस भी गैर हाजिर रहा। संयुक्त राष्ट्र में रूस की प्रतिनिधि वैसिली नेवेंजिया ने कहा है कि इस प्रस्ताव में तत्काल युद्ध रोकने का प्रस्ताव नहीं है, इसलिए हमारा समर्थन नहीं है। रूस ने कहा कि किसी भी तरह की मानवीय सहायता के लिए ये जरूरी है कि युद्ध को तत्काल रोक दिया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव को इजराइल ने सिरे से खारिज किया है। इजराइल के प्रतिनिधि ब्रेट जोनाथन मिलर ने कहा कि यूएनएससी का प्रस्ताव सच्चाई से परे है। और बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार और सीएम एकनाथ शिंदे के बीच टकराव की खबर सामने आई है, जिससे राज्य में एनडीए की सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। खबरों की माने तो अजीत पवार पिछले 21 दिनों से अपने मंत्रालय नहीं पहुंचे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार आमने सामने हैं। दोनों के इस टकराव से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कयास का बाजार गर्म हो गया है।
दरअसल डेंगू की बीमारी की वजह से अजीत पवार कुछ दिनों तक लोगों के नजरों से दूर थे। इसके बाद जब वो ठीक होकर पुणे में आए अपने भाई के घर, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए। बारामती में पवार परिवार के मिलन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा 15 नवंबर को उन्होंने भाई दूज के मौके पर अपनी बहन सुप्रिया सूले से भी मुलाकात की, लेकिन 21 दिन से वो सचिवालय नहीं जा रहे हैं। पवार के कार्यालय से जुड़े प्रमुख सचिव की माने तो 15 नवंबर को जीएसटी आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनके पास वर्तमान में डिप्टी सीएम कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार है। पिछले हफ्ते एक बार फिर साफ हो गया था कि शिवसेना और एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सीएम ने मंत्रियों के बीच अंदरूनी कलह पर नाराजगी जाहिर की थी। इस दौरान शिवसेना गुट के नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने फिर से अजीत पर सीधा हमला बोल दिया है और बताया कि उस समय डेंगू के कारण बीमार पड़ गए, जब सरकार मराठा आरक्षण विरोध प्रदर्शन को लेकर दबाव में थी। कदम ने अजीत के वफादार विधायकों पर भी निशाना साधा, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता व्यक्त की और सरकार के खिलाफ हमला बोला। अजीत पवार के एनसीपी गुट के मंत्री की माने तो दोनों पक्षों के बीच झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि राज्य सरकार ने वेट एंड वॉच का फैसला दिया। वहीं अजीत पवार खेमे ने कहा कि कैबिनेट विस्तार और राज्य मंत्रियों के विभागों का आवंटन, निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां और जिला संरक्षण मंत्रियों के पुनर्वितरण जैसे मुद्दे दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की वजह है। डिप्टी सीएम के बीमार पड़ने से पहले राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल सहित उनके खेमे के वरिष्ठ नेताओं ने लंबित राजनीतिक मामलों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली का दौरा किया था, लेकिन फिलहाल हालात अब बीजेपी नेतृत्व के हाथ से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।